नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करें सीरीज में, जिसके तहत आज जो है हमारा वो 4 लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम वैदिक काल को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक पीछे की चीज़ों को नहीं देखा है तो देख ले, क्योंकि पीछे मैंने स्रोत वाला टॉपिक करा दिया है, दूसरे में स्टोन एज मैंने कराया है, और तीसरे में सिंधु घाटी सभ्यता हो चुका है। तो 40-40 मिनट का, 30-30 मिनट का वीडियो है, आप लोग देखिए, क्योंकि उससे क्या है कि एक क्रम में भी रहेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने इतिहास पे चीज़ें विस्तृत काम किया है, तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा वो बन जाएगा। तो आइए, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मंडे से लेकर के थर्सडे तक जो 4 दिन है हमारा, वो आओ पीटी पास करो होगा, और 2 दिन जो हमारा है फ्राइडे और सैटरडे, वो होगा मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के। और जैसे ही चीज़ें आपकी परीक्षाएं करीब आएंगी पीटी की, तो ये एक दिन यहाँ हम कट करेंगे और फिर मंडे टू फ्राइडे कर देंगे पीटी पास करो वाली चीज़, क्योंकि मेंस को लेकर के काफ़ी जो है वो वीडियो कराया गया है, आप लोग वहाँ से आइडिया ले सकते हो। साथ ही साथ मेंस के लिए तो टेस्ट सीरीज हमारा निरंतर चलता है, वर्ष भर चलता है। तो यदि आपको अधिक क्वेश्चन करना है, और वैसे भी यूट्यूब पे कितना कर सकते हैं, 100, 150, 200, उससे तो पीटी निकलेगा नहीं, सारी मेंस निकलेगा नहीं। तो बेहतर है कि आप बैच में आए, वहाँ जो है डेली 2, 4, 6 जितना भी क्वेश्चन आप करना चाहें करिए। और प्रैक्टिस ही मस्ट है सफलता के लिए। जितना आप टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर लेंगे आंसर राइटिंग का, या भी आरओ की जो चीज़ें हो रही है, मेंस अभी कराया जा रहा है संस्थान के द्वारा, तो वहाँ भी मेरा पूरा जोर है कि आप लोगों की प्रैक्टिस कराई जाए। पढ़ाने से कम प्रैक्टिस कराने पे जोर ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप जो है अपने सफलता के करीब होंगे। तो आइए वैदिक संस्कृत की बात करते हैं। और अब तो थोड़ा सा क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आप लोगों को, कमेंट करके बताएं। स्टार्टिंग में 1-2 क्लास तो थोड़ा सा बोरिंग होता है इतिहास का, और जब हम लोग ऑफलाइन बैच में भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो चूंकि बच्चे बैठे रहते हैं, तो एक शिक्षक तो जान ही जाता है कि बच्चे रुचि ले रहे हैं या बोर हो रहे हैं। लेकिन क्या करें, वो टॉपिक ही ऐसे होते हैं, और चूंकि आप लोग वहाँ पढ़ते कम है, ऐसा नहीं है, जानकारी आपको वहाँ से भी होनी चाहिए, तभी आप जो है एक लिंक स्थापित कर पाएंगे। लेकिन चूंकि आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, तो थोड़ी समस्याएं आती है। लेकिन अब तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्लास में मजा आ रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृत प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को क्या कहते हैं, तो वैदिक काल कहते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता भारत में अस्तित्व में आई, तो उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो उसका प्रमाण वेद से मिलता है। और इसीलिए इसे वैदिक काल कह भी दिया गया। कैसे, जैसे हड़प्पा की पहला खोज हड़प्पा से हुआ, तो उसे हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। तो इसीलिए इसका नामकरण वैदिक सभ्यता हो गया। यह सभ्यता अपने पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफी भिन्न थी। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। भिन्न कैसे थी, तो जहां सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित थी, बहुत ज्यादा समृद्ध थी, बहुत ज्यादा नगरीयकरण की प्रवृत्ति लिए हुए थी, जस्ट उलट यहाँ हो जाता है कि मतलब सोचिए कि एक समय आपकी स्थिति रहे वर्तमान में, जैसे हमारा दिल्ली मुंबई वाली स्थिति रहे, और तुरंत हम एकदम रिवर्स हो जाए और आप अपने कोई रिमोट एरिया के गांव में पहुंच जाए, जहां अभी भी आधारभूत संरचनाओं का विकास ना हो, तो वो वाली स्थिति होता है। तो अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, तो अभी ये खोज का विषय है, इस पर निरंतर शोध हो रहा है। और हो सकता है कि कालानुक्रम जो है सिंधु घाटी सभ्यता और पहले की निकल जाए, तो तमाम चीजें हैं। तो या वैदिक काल जो है और उससे भी पहले की चीजें हो जाए, क्योंकि भाई ग्रामीण के बाद शहर आ जाए वो तो समझ में आता है, लेकिन अब शहर के बाद तुरंत ग्रामीण सभ्यता आ जाए, तो थोड़ी सी चीजें अभी वो शोध का विषय है, तो उस पर हम बहुत जाना भी नहीं चाहेंगे, और आपके पीटी में ये आता भी नहीं है। बेसिकली मुख्य परीक्षा में बच्चे जो है, जब हम लोग बैठते हैं मेंस की क्लास लेते हैं, तो वहाँ बच्चों को जिज्ञासा रहती है, तो चूंकि वहाँ समय रहता है, थोड़ा सा विस्तृत हम लोग बता भी देते हैं। यहाँ तो चूंकि टू द पॉइंट बने रहिए, क्योंकि अभी इतिहास करना है, ज्योग्राफी करना है, पॉलिटी करना है, करंट अफेयर्स करना है। और कुछ वीडियो देखिए आ गए हैं, आप करंट अफेयर्स से कई वीडियो हैं पीछे, तो वो देख लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला है, वो देख लीजिए।
और इस बार जिन बच्चों ने आरओ में देखा होगा उनको कितना फायदा हुआ होगा, करीब करीब 10 वीडियो से ही 40-45 क्वेश्चन मिल गए थे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश विशेष बहुत डिटेल से कराया गया है, तो यदि आप लोग देखे नहीं तो चैनल पे बहुत से ऐसे मैटर हैं, देख लें। इसी तरीके से जो बच्चे मुख्य परीक्षा को लेकर के, तो मुख्य परीक्षा में भी कई वीडियो पीछे पड़े हुए हैं, तो आप लोग देखते रहिए। इसलिए कभी कभी इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसीलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र, ये सब आर्य सभ्यता के उदाहरण हैं। फिर अब आते हैं ऋग वैदिक काल। तो सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी और आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। कृषि उनका जो है वो गौड़ धंधा था। मतलब आर्य का जो प्रमुख फोकस किस पे था? तो वो पशुपालन पे था, और इसीलिए आर्यों के समय मतलब बेसिकली ऋग्वेद काल में जो गाय का महत्व था वो सर्वाधिक था, क्योंकि गाय सबसे उपयोगी पालतू पशु थी। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? तो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई, जो वर्तमान में हुई, जो हमारा वर्तमान का पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और जो अब पाकिस्तान में जो चला गया है पंजाब, और वर्तमान हमारा जो पंजाब, इसको मिला के जो क्षेत्र था वही सप्त संधव प्रदेश था। और आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के जो है वो अलग अलग विचार हैं। मतलब अधिकांश विद्वान में जो जैसे प्रोफेसर मैक्स मूलर हैं के विचारों से सहमत हैं कि आर्य जो हैं वो मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। देखिए बहुत लोग तो कहते हैं कि आर्य तिब्बत के थे, आर्य जो है स्थानीय लोगों के द्वारा ही आर्य सभ्यता का विकास हुआ। कुछ लोग कहते हैं मध्य एशिया से थे। तो एक सर्वमान्य मत है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ध्रुवीय प्रदेश से थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ऐसा कहते हैं। लेकिन जो एक सर्वमान्य मत है जिसको लेकर के अधिकतर विद्वान जो है एक मत हो रहे हैं, वो यही मैक्स मूलर के विचार से। और मैक्स मूलर क्या विचार देते हैं कि जो आर्य थे वो बेसिकली थे वो मध्य एशिया से थे। ऋग वैदिक काल की दूसरी अब थोड़ा सा भौगोलिक विस्तार को देखें तो ऋग वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी क्या थी? तो सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। तो सबसे जो ऋग्वेद काल में देखिए दो फैक्ट यहां से निकल रहा है। एक तो दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, यानी कि इसके पहले भी कोई होगी तो वही जो पहली है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने जो है पीछे कुछ तो पढ़ाई करी होगी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगर दूसरी सरस्वती है तो पहली प्रमुख नदी कौन है? ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, अच्छा देखिए यही आगे ही हम बता दिए हैं कि सिंधु का वर्णन कई बार आया है। मतलब अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु थी, और पवित्र नदी यदि देखेंगे तो सरस्वती थी। इसके अतिरिक्त गंगा का जो है ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। मतलब गंगा और यमुना जो है ऋग्वेद के समय की महत्वपूर्ण नदियां नहीं थी, इनका महत्व बाद के काल में हुआ है। लेकिन ऋग्वेद में कौन थी? सिंधु नदी थी, और फिर दूसरी सरस्वती नदी। और चूंकि क्षेत्र भी उनका वही था, सिंधु और सरस्वती नदी के क्षेत्र में ही ये रह रहे थे, तो जो जहां रहेगा उसी के तो नदी तंत्र को महत्वपूर्ण मानेगा। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा की घाटी की तरफ होने लगा, और महाजनपद के काल में तो फिर गंगा एक महत्वपूर्ण नदी बन ही जाती है। सरस्वती और द्वितीय नदियों का मध्य प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता है। वही सरस्वती और द्वितीय जो नदी है जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी को क्या कहा जाता है? तो मुजवंत कहा जाता है। तो ब्रह्मावर्त जो प्रदेश था वो किस 2 नदियों के बीच का था? तो सरस्वती और दृश्यवती। और इसको याद रखिएगा, यहाँ से आयोग ने प्रश्न पूछा है। इसी तरीके से जो मुजवंत चोटी है वो कहाँ मिलती है? तो वो हिमालय क्षेत्र में मिलती है। और मुजवंत चोटी से किस चीज की प्राप्ति होती है? तो यहाँ से सोम रस की प्राप्ति करते थे जो आर्य थे। तो आर्यों की जो सोम रस की प्राप्ति, मतलब सोन आधुनिक में जिसे वाइन कहा जाता है, तो वाइन की प्राप्ति मुजवंत चोटी से ही होती थी। अब पता नहीं वहां कौन सा ऐसा वृक्ष था जिससे इनको इस चीज की प्राप्ति होती थी। फिर देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था में पितृ सत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले के होने की वजह से उन्हें
पंचजन्य कहा गया है। और ये थे कौन? तो अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस और यदि। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। ग्राम, विश्व तथा जन उच्चतर इकाई थे। मतलब जो ग्राम था, विश्व था, ये जन थे, उच्चतर इकाई थे। ग्राम संभवतः क्या थी? तो कई परिवारों के समूह को क्या कहा जाता है? गांव। भाई आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो वहाँ कई परिवारों का एक समूह होता है, तो वही ग्राम हो गया। और विश्व देखा जाए तो कई ग्रामों का समूह था। मतलब और गांव का प्रमुख क्या होता था? ग्रामणी होता था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जो गांव होते थे उसका प्रमुख ग्रामणी होता था। और विश्व जो है वो कई गांवों का समूह था। तो सबसे छोटी इकाई अगर गांव थी तो उसके बाद क्या था? विश्व। और इसके बाद क्या था? तो समूह, नहीं सॉरी, विश्व के बाद क्या था? तो जन। मतलब कभी भी क्रम लगाने को आ जाए तो देखिए, जन से कंफ्यूज मत होइए। ये जन एक व्यक्ति को नहीं बताता है। मतलब कई गांव के समूह को विश्व कहते हैं और कई विश्व के समूह को क्या कहा जाता? तो जन। और यही जन आगे चल के जनपद में तब्दील हुआ, और जनपद फिर महाजनपद में, और महाजनपद फिर किस में तब्दील हुआ? राज्य में। फिर राज्य किस में बन के आया? साम्राज्य में। जो मगध साम्राज्य था तो वो फिर आया। तो इसकी यात्रा यही है, गांव, विश्व, जन, जनपद, महाजनपद, राज्य, साम्राज्य। तो ऐसे आप जो है लिंक स्थापित करिएगा। कई विश्व जो है कई गांवों का समूह था। इसके प्रधान विश्वपति कहलाता था। अनेक विश्वों को समूह जो है वो जन होता था। मतलब जो अनेक विश्व थे उनके समूह को जन कहा जाता था, और जन के अधिपति को जनपति कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदथ तथा गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। ये संगठन विचारात्मक, सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। मतलब ऋग्वेद में आप देखेंगे सभा, समिति, विदथ और गण का जो है आप उल्लेख पाएंगे। और ये कार्य क्या करते थे? तो ये एक तरीके से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जो व्यवस्था थी होती है किसी भी समाज की, तो उसको ये मेंटेन करने का प्रयास करते थे। वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदत, ये है, में भाग लेती थी। ऋग्वेद काल में राजा जो है भूमि का स्वामी नहीं था। आप लोग तो जानते ही होंगे कि इस समय तक जो है राजा की स्थिति वो नहीं थी कि मतलब भाई राजा का बेटा ही राजा होगा। ये स्थिति आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। अभी तक राजा की स्थिति क्या है कि भाई उसको रक्षक की भूमिका दी गई थी, और गांव के लोग, मतलब जो उसका क्षेत्र था वहां के लोग स्वैच्छिक जो उनको बन पड़ता था वो राजा को एक भाग देते थे अपने इनकम का, ताकि जो है वो हमारे क्षेत्र की रक्षा करें, हमारे पशुओं की, बेसिकली पशुओं के रक्षा का, जो पशु ही जो है मुख्य संपत्ति होती थी। तो इन्हीं के रक्षा के लिए जो है इस तरीके के प्रयास किए गए थे। तो वस्तुतः यह वह युद्ध का स्वामी था। मतलब जो राजा होता था वो युद्ध तो करता ही था, क्योंकि आपका दायित्व ही युद्ध करने का था। मतलब रक्षक की भूमिका में आप थे तो आप तो युद्ध करेंगे, लेकिन भूमि के स्वामी आप नहीं थे। युद्ध के लिए राजा के पास सेना होती थी, और ऋग्वेद में वर्णित सर्द, व्रात तथा गढ़ आदि संभवतः सेना की ही इकाइयां थी। तो कभी भी अगर पूछ ले आपसे कि बेसिकली यूपीएससी वाले बच्चे यहाँ ध्यान देंगे जो आईएएस देते हैं होंगे, क्योंकि आईएएस ऐसे शब्दों को खूब पूछता है। तो सर्द, व्रात और गढ़ ये किससे संबंधित थी? तो ये सैन्य इकाइयां होती थी, ये सेना से संबंधित होती थी। कालांतर में भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ, जिसमें 5 आर्य तथा 5 आर्येतर जन के प्रधान थे। और इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि जो भरत वंश के जो राजा सुदास थे, उन्होंने जो उनके खिलाफ 5 आर्य और 5 अनार्य मतलब 10 कुलों का जो संगठन बना था उसको उन्होंने पराजित किया था। तो ये कहानी तो पौरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। पौरुषणी को जो रावी के नाम से जाना जाता है। दास राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो 10 राग युद्ध हुआ था जो अभी पीछे मैंने बताया, तो ये कहाँ हुआ था? तो पौरुषणी नदी के तट पर हुआ था, और इसका उल्लेख कहाँ? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और यदि आप लोगों ने स्रोत वाली चीजें मेरी देखी होंगी, इसीलिए मैं कहता हूं कि क्लास को कोई बंक मत करिए, एक क्रम से चलिएगा तो चीजें आप लिंक कर पाएंगे। तो जो मैंने वहां बताया था ना कि 10 ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल में जैसे बताया था, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से समर्पित है। फिर जो 9वां मंडल है वो सोम देवता से समर्पित है। इसी तरीके से जो 7वां मंडल है
वो 10 राग युद्ध का जो वर्णन है वो 7वें मंडल में मिलता है। संभवतः पानी के लिए लड़ा गया यह विश्व का प्रथम युद्ध था। मतलब ये जो 10 राग युद्ध हुआ था ये बेसिकली पानी के लिए लड़ा गया था, और जिसे विश्व का पहला युद्ध माना जाता है कि जो जल के लिए हुआ था। ये तो मैंने बताया ही। 10 राग युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। पराजित जनों में सबसे प्रमुख कौन थे? तो पुरु थे। मतलब मतलब पीछे मैंने बताया ना कि 5 जो है आर्य और 5 अनार्य लोगों का जो एक संगठन था, उससे राजा सुदास ने युद्ध किया था, जो भरत कबीले के प्रधान थे। तो इसमें जो 5 आर्य थे उसमें एक महत्वपूर्ण कौन था? तो पुरु था, और मुख्य वही था, उसके साथ 9 अन्य लोग थे। ऋग्वेद में सेनानी, पुरोहित तथा ग्रामरी नामक शासकीय पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है, जो राजा की सहायता के लिए होते थे। प्रायः पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब राजा भी वंशानुगत नहीं है, लेकिन जो पुरोहित था उनका पद जो है ये माना जाता है ऋग्वेद में, उनका पद वंशानुगत था। इसके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी जैसे सूत, रथकार और कर्मकार थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता था, और राजा समेत कुल 12 रत्नी होते थे। ये भी याद रखिएगा, जो ऋग्वेद में रत्नियों की संख्या कितनी है? तो 12 रत्नियां हैं, और ये राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे, और राजा इनके घर भी जाता था। मतलब ये दिखा रहा है कि राजा भी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था कि वो निरंकुश हो जाए। तो एक सामंजस्य बैठाने के लिए जो महत्वपूर्ण 12 रत्नी थे, इनके घर राजा जाता था, ताकि इनसे सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहें और आपदा विपदा में इनसे सहयोग प्राप्त हो सके। स्पर्श जो है वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पर्श क्या थे? ऋग्वेद में स्पर्श क्या थे? तो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। कौन? स्पर्श। विदत क्या था? तो यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, इसे जनसभा भी कहा जाता था। तो विदत आर्यों की सबसे प्राचीन सभा, और इन्हें जनसभा कहा जाता था। सभा क्या थी? तो यह वृद्ध या श्रेष्ठ लोगों का समूह था, जिसमें समाज के जो संभ्रांत लोग थे, मतलब जिनकी आर्थिक हैसियत अच्छी थी, जो वृद्ध थे, या जिनका एकेडमिक बड़ा अच्छा रहा होगा, तो ऐसे लोगों को सभा में शामिल किया जाता था। जैसे आज का जो हमारा वर्तमान राज्यसभा है, राज्यसभा को क्या माना जाता है कि भाई यहाँ जो है बहुत इलीट वर्ग के लोग आते हैं, तो वही चीजें यहाँ है। मतलब इलीट से तात्पर्य ये नहीं है कि वो उच्च वर्ग के लोग आते हैं, मतलब जो अपने अपने क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, उनकी बात हो रही है। और वो किसी भी जाति धर्म से आ सकते हैं, क्योंकि किसी भी जाति धर्म, भाई सर्वोच्चता तो किसी जाति धर्म की बपौती है नहीं, वो किसी भी व्यक्ति में, किसी भी जाति के लोगों में हो सकती है। तो यहाँ वो चीजें हैं। फिर सभा के बाद समिति आता है। तो यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, और समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा वंशानुगत नहीं था और निरंकुश नहीं था, मतलब उस पर नियंत्रण स्थापित करने का काम किसके द्वारा होता था? तो यही जो सभा समितियां होती थी, ये जो है राजा को भी नियंत्रित करती थी। और समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक आयोग क्या है? सभा समिति विदत जनगण यहीं तक है। अब आगे आयोग पूछ सकता है कि भाई जो समितियां होती थी उसकी जो अध्यक्षता करता था, या उसका जो प्रधान था, उसको क्या कहा जाता था? तो वो ईशान होता था। चलिए आगे बढ़ने से पहले संस्थान के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बैच चलाए जा रहे हैं। तो एक तो हमारा जो है यूपी पीसीएस जो मेंटरशिप बैच है, उसके तहत पेपर 3 से, क्योंकि पेपर 1 अभी खत्म हुआ है, पेपर 2 संचालित है, उसमें करीब 10 टेस्ट निकल चुके हैं, और 12 अगस्त से एक नया बैच चल रहा है पेपर 3 का। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसका नामांकन नहीं लिया तो नामांकन लीजिए। कल रात तक इसमें कुछ छूटें भी दी जा रही हैं, तो आप लोग उस छूट का भी लाभ उठाइए। और दूसरा हमारा ये है कि आरओ का भी जो है हमारा मेंस प्रोग्राम चल रहा है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो यदि अभी तक आप लोग इससे नहीं ज्वाइन किए, तो जो आरओ के हमारे बच्चे हैं तो वो इसका लाभ उठाएं, और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। देखिए इस तरीके से कुछ हम आपको देंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो कमेंट किया जाएगा। मतलब आप अगर
8 अंक का प्रश्न है, उसमें 2 नंबर 2.5 नंबर पा रहे हैं, तो क्यों आप इतना कम पा रहे हैं, कमी क्या कर रहे हैं, और कैसे आप इसको जो है 5 नंबर 5.5 नंबर 6 नंबर तक ले जा सकते हैं। तो वो प्रयास जो है संस्थान में हमारे द्वारा, हमारे मेंटर्स के द्वारा किया जाता है। तो सारा कमेंट किया जाएगा, बताया जाएगा, और फिर जो है जब सबकी कॉपी चेक हो जाएगी तो मॉडल आंसर भी हम देंगे। और ये प्रक्रिया सेम डे की होती है, ऐसा नहीं है कि आज आप आंसर राइटिंग करेंगे, हम 5 दिन के बाद कॉपी चेक करेंगे, तो वो तो आपके लिए भी फेयर नहीं है और वो तरीका भी गलत है। यहाँ क्या होगा कि जो आपको प्रश्न लिखना है आपको रात में कल 10 बजे ही दे दिया जाएगा, आपके पास 10 बजे से लेकर के पूरी रात है, शाम को 7 बजे तक आपको ग्रुप में सबमिट करना होगा, क्योंकि 7 बजे से 10 बजे के बीच में आप लोग की कॉपी चेक होती है। उसके बाद जैसे ही आप लोग की कॉपी चेक होगी, मॉडल आंसर दिया जाएगा उस दिन का, जो आपकी कॉपी चेक हुई उसका, और तुरंत जो है अगले दिन का क्वेश्चन 10 बजे ही दे दिया जाएगा, फिर आप लिखिए। तो यहाँ आप एकदम फ्री होकर के जो भी आपके पास सोर्स, जितना भी सोर्स है आप पढ़ के लिखिए, क्योंकि यही सबसे बेहतर तरीका होता है। क्योंकि अगर हम आपको एक नोट्स दे दे और वही पढ़ा के आंसर राइटिंग करा दे, तो वहाँ आपकी मौलिकता नहीं निकल पाएगी। तो आप थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालिए, विस्तृत पढ़िए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जब तक आपकी कॉपी सबसे अलग नहीं दिखेगी तब तक ये मान के चलिए कि आप जो है मुख्य परीक्षा पास नहीं कर रहे हैं। और अलग कैसे दिखेगी, भाई हमारे पास ही कॉपी आती है, 10 बच्चे लिखते हैं, 10 बच्चे का 10 तरीके का आंसर रहता है, तो उसमें कुछ तो टू द पॉइंट नहीं रहता, तो उसको हम काट के बताते हैं कि गलती रही है। और कुछ बच्चे हैं कि भाई किसी ने कोई उदाहरण दिया, किसी ने कोई उदाहरण दिया, और फिर कुछ उदाहरण हमारे जो मॉडल आंसर्स हैं हम ये कहते हैं भाई यदि आप लोग मतलब जिसमें जिसका छूटा है वो अपने अपने में ये चीजें ऐड कर ले। तो इस तरीके से जब आप अप्रोच के साथ काम करेंगे तब फाइनल आप जो है मुख्य परीक्षा में बेहतर स्थिति कर पाएंगे। नहीं तो ये सोचिए कि भाई कोई संस्थान हमको नोट्स दे दे, वही नोट्स पढ़ करके, और संस्थान वाले भी चालाक हैं, वही क्या करते हैं, नोट्स आपको पतला सा पकड़ा देंगे, कह देंगे कि इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, उसके बाद कह देंगे अब उसी नोट्स के अकॉर्डिंग वो प्रश्न बना करके आपको करा देंगे, और आप लोग को भी लगेगा कि बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन वो एक भ्रम है। और आप उस भ्रम से जितने जल्दी निकल जाइए, क्योंकि एक चीज जान लीजिए कि मेंस में बहुत ज्यादा पढ़ना है। आप अगर चीजों में आपकी मौलिकता नहीं है, आप पढ़े नहीं है, तो बहुत अच्छा कर नहीं पाएंगे। और इसका तरीका यही है कि डेली आंसर राइटिंग करिए। जब तक आप डेली आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक ये सोचिए कि पीटी के बाद जो हम पास करेंगे 2.5-3 महीने में, तो हम सारा मार्क एकदम उलट पलट देंगे, तो आप उल्टे पलटेंगे नहीं, आयोग आपको उलट पलट देगा। क्योंकि सोचिए 6 पेपर होते हैं, उस सिलेबस जरा उठा के देख लीजिए, और फिर आपको ऐसे लिखना है, सामान्य हिंदी लिखना है, तो कैसे आप कवर कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो तरीका यही है कि जब आप सबसे शांति काल में हो तो खूब परिश्रम करिए, ताकि युद्ध के समय आपका सबसे कम रक्त बहे। मतलब युद्ध में यदि विजय पाना है, अपने आप को लुहलुहान करके नहीं आना है, तो शांति काल में खूब आंसर राइटिंग करिए, यही सफलता की पहली और अंतिम कुंजी है। तो यहाँ क्या है कि 750 प्लस प्रश्न हम करा के भेजेंगे, और सोचिए अगर इतने प्रश्नों को आपने प्रैक्टिस किया है, इतने प्रश्नों को लिखते समय आपने विविध टॉपिक को पढ़ा है, तो आपका ना तो पीटी रुकने वाला, और मुख्य परीक्षा में तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यदि अभी तक आप लोग इससे नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन करें। अब आते हैं ऋग्वेद का जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में देखते हैं। तो परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था, कुलप या गृहपति होता था। देखिए राजनीतिक व्यवस्था को मैंने पीछे देखा, अब हम आते हैं ऋग्वेद के सामाजिक व्यवस्था के तहत जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो सबसे पहले परिवार, तो परिवार का जो प्रधान होता था कुलप या गृहपति कहलाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। ये तो मैंने स्रोत वाले टॉपिक में बताया ही था। और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से, शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। हालांकि ये सब विज्ञानुसी विचार है, और कौन कैसे उत्पन्न हुआ है तो ये चूंकि उस समय साइंस नहीं था या तमाम चीजें थी, या एक ऑर्डर देना था तो बनाया गया, लेकिन वर्तमान में आप इसको मत मानिएगा। बस इतना जानते रहिए कि 4 जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों का उल्लेख है, और कौन किससे उत्पत्ति हुई है तो बकवास बातें हैं। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मतलब देखिए यही आगे देखिए क्या कह रहा है कि वर्ण का जो प्रयोग है, ये जो हमारी आधुनिक वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण क्षत्रिय, इसके संदर्भ में ऋग्वेद में वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ। वर्ण का प्रयोग किसके लिए हुआ, रंग के लिए हुआ है,
और कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के लिए होगी। मतलब जो व्यक्ति, अगर कोई ब्राह्मण भी है वो बढ़ई का काम कर रहा है तो वो बढ़ई वर्ण का हो गया। तो ये चीजें हैं, मतलब वहां जाति प्रथा इतनी कठोर नहीं थी, या थी ही नहीं यार। ऋग्वेद में तो बहुत अच्छी स्थिति में हमारा समाज था। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, पीछे ही मैंने बताया है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण महिला रही है लोपामुद्रा, थोड़ा सा इनके बारे में जानिए, क्योंकि बहुत संभावना है कि यहाँ से जो है आयोग चाहे यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में प्रश्न बनाए। तो विदर्भ राज की कन्या थी, मतलब ये राजा की कन्या थी, विदर्भ के राजा थे और राजकुल में उत्पन्न हुई है। अगस्त ऋषि से इनका विवाह हुआ था और ऋग्वेद के रचनाकारों में एक थी। सोचिए मतलब कितने विडंबना की बात है कि वो ऋग्वेद जिसकी रचयिता महिलाएं हैं, और कालांतर में जब आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल या फिर आगे उपनिषद या स्मृतियों के समय में आएंगे तो इन्हीं महिलाओं को, जो महिलाएं वेद की रचयिता थी, उन्हें ही वेद पढ़ने से रोक दिया गया, निषिद्ध कर दिया गया। ये महिलाओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार है, और इसी का परिणाम है जो वर्तमान में महिलाएं जो है खूब बदला ले रही हैं। तो सताई गई हैं, आप लोगों ने सताया है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए भाई। इसके लिए ये सीरियस मत हो, कोई अगर फीमेल हमारी स्टूडेंट होगी तो सीरियस नहीं होगी। मतलब देखिए, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप भी दूसरे के साथ कुछ वही भावना रखिएगा, तो इससे तो समाज अच्छा नहीं होगा। मतलब कोई आपकी एक आंख फोड़े, आप उसकी दोनों फोड़ दी, तो इस तरीके तो संसार में सब अंधे हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि क्षमा और करिए और चीजों को भुला करके प्रेम सामंजस्य से आगे बढ़ाइए। ये तरीका बेहतर है, इसी को फॉलो करिए। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा गया है, तो अर्धांगिनी कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और कन्या की विदाई के समय जो उपहार द्रव्य के रूप में दिए जाते थे उसे क्या कहा जाता, तो वहतु। तो कन्या के विदाई के समय जो कन्या को जो उपहार दिया जाता तो उसे वहतु कहा जाता था। मतलब बाद में इसी को स्त्री धन कहा गया। तो इसका प्राचीन नाम क्या था, वहतु था। और इस पे कन्याओं का ही अधिकार होता था, मतलब जो जिसकी शादी हो गई जिस महिला की, तो वो एक तरीके से इसको नियंत्रित करती थी। मतलब जो भी धन मिलता था उसको। शिक्षा के द्वारा शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे ऋग्वेद में। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पुत्री का उपनयन संस्कार भी होता था। मतलब जो एंशियंट एज में बेसिकली ऋग्वेद का जो कालखंड था, मतलब ऋग्वेद का कालखंड कब से कब तक है, 1500 से ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और ये जो समय था 500 साल तक, ये महिलाओं की जो स्थिति थी यहाँ स्वर्ण काल वाली मानी जाती है। कि मतलब उन्हें शिक्षा भी दी जाती थी, उन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का भी जो है अधिकार था। स्त्रियों को यज्ञ करने का भी अधिकार जो है इस समय प्राप्त था। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, पाला और विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। और इन विदुषी स्त्रियों को क्या कहा जाता था, ऋषि कहा जाता था। मतलब इतना इनकी समाज में वैल्यू थी। गाय को अधन्या माना जाता था, मतलब गाय को न मारने योग्य माना जाता था, क्योंकि ऋग्वेद क्या था, पशु चारी समाज था। और उसमें जो गाय था वो सबसे महत्वपूर्ण पशु के रूप में था, क्योंकि गाय का ये दूध का उपयोग करते थे। गाय के बछड़े का भी प्रयोग होता था मांस के लिए भी, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य के लोग मांसाहारी भी थे। इसका भी प्रमाण मिलता है रामशरण शर्मा की बुक से। तो दोनों चीजें थी, मतलब मांस के लिए भी इसका प्रयोग होता था और गाय धोने के लिए भी होता था। और आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। तो ये जानिए कि नीवी क्या होता था, तो नीवी होता था अधो वस्त्र, जो हमारे अंडर गारमेंट्स होते थे वो नीवी होते थे। वासस क्या होता था, कि मतलब जैसे अब अंडर गारमेंट्स के ऊपर जो आप ड्रेस पहन रहे हैं वो वासस होता था। और अधिवास क्या होता था, तो वो वस्त्र के ऊपर, मतलब जो हमने वस्त्र पहना उसके ऊपर भी यदि शाल ले लें, महिलाएं ओढ़नी टाइप का कुछ ऐसा ले लें, तो वो अधिवासस होता था। तो एक बार तो यही पूछा था, नीवी, वासस और अधिवासस क्या है, तो ये वस्त्र हैं और ये कौन कौन से किससे संबंधित है, तो इसके बारे में भी आप जानते रहिए। फिर अब आते हैं ऋग्वेद का जो आर्थिक जीवन है। तो ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। उनके बीच के मूलभूत आधार जो है, उनके जीवन का मूलभूत आधार कृषि एवं पशुपालन था। और बेसिकली पशुपालन था। अगर देखा जाए उत्तर वैदिक काल में एग्रीकल्चर के प्रमाण मिलते हैं। और ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि जो
शिल्पी हैं उनका उल्लेख मिलता है। और बढ़ई जो है, जिसे तक्षण कहा जाता है, संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देखिए ऋग्वेद में क्या है कि बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, साक्ष्य तो सबके मिलते हैं, लेकिन अगर जो बढ़ई था इसकी सबसे ज्यादा इसको ख्याति प्राप्त थी और ये शिल्पियों का मुखिया कहलाता था बढ़ई। ऋग्वेद में हमें ऐसे किसी कर्मचारी का पता नहीं चलता है जो कर संग्रह का काम करता हो, क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो राजा ही अभी अपने अस्तित्व में नहीं आया था, राजतंत्र ही अस्तित्व में नहीं आया था उस तरीके का। और जो कर था वो स्वैच्छिक था, तो जब स्वैच्छिक था भाई, जो अपनी स्वेच्छा से लोग जा करके देंगे, तो ऑब्वियसली भाई जब स्वेच्छा की बात थी तो उसको फिर वसूलने वाला कौन होगा। तो वही यहाँ बता रहे, संभवतः प्रजा राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी, जिसका नाम बलि था, अर्थात चढ़ावा। ये इंपॉर्टेंट है। और विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है, मतलब ये एक तरीके से गले में पहने जाने वाला आभूषण था, और बाद में ये इसको जो है विनिमय का माध्यम भी बनाया गया था। बेक नाट जो है वो सूदखोर कहलाते थे। वे ऋण दाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे, मतलब जो ब्याज देने की प्रथा है, जो सूदखोरी की जो चलन था, वो आज से नहीं था, वैदिक काल से था। और वैदिक काल में सूदखोरों को क्या कहा जाता था, तो वेक नाट। तो ये भी याद रखिएगा, कभी भी स्टेट पीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने शिक्षा, मतलब जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनी कुमारों ने दी थी। मतलब ऋग्वेद के अनुसार जो भूमि को जोत करके एग्रीकल्चर करने की जो शिक्षा दी थी, किसने दी थी, तो अश्विनी कुमारों के द्वारा दी गई थी। और ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख चतुर्थ मंडल में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से 10वें मंडल में कुछ है, 9वें मंडल में कुछ है, इस तरीके से चतुर्थ मंडल में क्या है, तो चतुर्थ मंडल में कृषि से संबंधित प्रक्रिया का जो है वो जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आप तो कुछ फैक्ट तो रटे हैं, क्योंकि वो पीछे पूछे जा चुके हैं, ये भी पूछा नहीं गया है, तो बहुत संभावना है ये पूछ ले कि ऋग्वेद काल में कृषि से संबंधित जानकारी किस मंडल से मिलती है, तो वो चतुर्थ मंडल से मिलती है। फिर ऋग्वैदिक धर्म को अगर हम देखें तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है और उन्हें वर्षा का देवता भी माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति कितनी बार हुई है, तो 250 बार हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, इंद्र थे, और इनका ऋग्वेद में जो है 250 बार उल्लेख हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन है ऋग्वेद का, तो वो अग्नि है। और वैदिक काल में अग्नि देवता और मनुष्य के मध्यस्थ था, मतलब अग्नि जो थे वैदिक काल में वो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। वो मध्यस्थता कैसे होती थी कि जब ऋग्वैदिक कार्य जो यज्ञ करते थे, तो जब यज्ञ में जो आहुति देते थे, तो अग्नि जो है उसे जला करके जो उसका जो धुआं निकलता था, तो वो एक विश्वास था कि अग्नि ही जो है उसको जो आकाश के देवता हैं उनको वहां तक पहुंचाती थी। तो मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता था, वो अग्नि निभाती थी। इसके माध्यम से ही देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। भाई अगर अग्नि ना जले तो आहुति तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। भाई जब जलेगी तभी तो उससे उसका जो धुआं निकलेगा, धुआं को कुछ कहा जाता होगा, कुछ पवित्र शब्द याद नहीं आ रहा है, मतलब तभी तो वो देवताओं को मिलेगा। वो चीजें हैं। पता चले कि कोई यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति का हो और कह दे कि सर आप यज्ञ की चीजों को धुआं कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है, बस हमको याद नहीं आ रहा है। इसके लिए यदि आपको याद हो वो शब्द तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएं। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति के 200 सूक्त मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां कितने मिलते हैं, इंद्र के 250, अग्नि के 200 मिलते हैं। तीसरा प्रमुख देवता कौन था ऋग्वेद में, तो वरुण थे, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है। तो वरुण तीसरे देवता थे और जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थात वह प्राकृतिक घटनाक्रम को का संयोजक समझा जाता था और उसे असुर भी कहा जाता था। तो ये वरुण के लिए महत्वपूर्ण है कि वरुण जो है वो जल निधि के देवता थे। इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ये प्राकृतिक नियमों के संचालन करता था और इन्हें असुर भी कहा जाता था।
सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है और ऋग्वेद का जो नवम मंडल है सोम की स्तुति करता है। मरुत कौन थे? तो आंधी तूफान के देवता थे मरुत। और पर्जन्य कौन थे? तो वर्षा के देवता थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का भी जो है वो उल्लेख हुआ है। फिर पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। पूषण कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में ये पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। इसी तरीके से अरण्यानी ऋग्वैदिक काल में कौन थी? तो जंगल की देवी थी। और अरण्य से तो अरण्य माने तो आप लोग जानते ही होंगे जंगल, तो अरण्यानी मतलब जंगल की देवी। अब तो ऋग्वेद के लिए सारी चीजें मैंने महत्वपूर्ण बता दी, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सिंधु आर्यों की सर्वप्रमुख नदी थी, तो सिंधु नदी मैंने बताया ही। दूसरी नदी सरस्वती थी, सरस्वती का दूसरा स्थान था, जो आध्यात्मिक दृष्टि से इस समय की सर्वश्रेष्ठ नदी थी। देखिए, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से आ जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सरस्वती फिर हो जाएगा। वैसे अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो सिंधु नदी का महत्व सर्वाधिक था। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और माता क्या है? चक्की चलाने वाली हैं। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकापार्जन करते हुए एक साथ रहते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में ये उल्लेख है? तो देखिए, अभी तक क्या है कि आप लोग इसके बारे में तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती है। इस प्रकार हम लोग भिन्न भिन्न व्यवसाय के लोग एक घर में रहते हैं। स्टेटमेंट तो है, लेकिन आयोग करेगा कि यही स्टेटमेंट देगा और आपसे कहेगा कि ये ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। मतलब जहां सोम देवता की बात की गई है ऋग्वेद के 9वें मंडल में, वहीं इसका भी उल्लेख किया गया है। इसका भी आप जो है ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम ऋग्वेद में दासों के विषय में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते हैं। मतलब जो दास प्रथा की बात है तो उसका प्रमाण कहाँ से मिलने लगता है? तो उसका प्रमाण जो है ऋग्वेद से ही मिलता है। ऋग्वेद में महामृत्युंजय मंत्र भी है, जो वर्तमान में बहुत लोकप्रिय है भगवान शिव को। और इस समय सावन है तो आप लोग जो महामृत्युंजय मंत्र का घर घर जो इसमें रुद्राभिषेक हो रहा है महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा, तो उसका प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो वो ऋग्वेद से मिलता है। और अश्विनी कुमारों को क्या कहा जाता है? नासत्य कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, जो बोगज कोई अभिलेख में जो 4 भारतीय देवताओं का जो उल्लेख मिलता है, और बोगज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? एशिया माइनर से मिला है। इसका कालखंड क्या है? तो 1400 ईस्वी पूर्व, मतलब सबसे प्राचीन अभिलेख यही है। और यहाँ से इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का है। और नासत्य को क्या कहा जाता है? तो अश्विनी कुमार कहा जाता है। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल। अभी तक आप लोगों ने वैदिक काल देखा, और वैदिक काल बेसिकली इस कालखंड में ऋग्वेद की रचना हुई। अब उत्तर वैदिक काल में क्या है कि भारतीय इतिहास में उस काल की जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल मोटा मोटा कब से है? तो उत्तर वैदिक काल जो है मोटा मोटा 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ये है। और इसके पहले का जो कालखंड है वो 1500 से 1000 तक वो ऋग्वैदिक काल माना जाता है, और ये उत्तर वैदिक काल है। और इस युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग आ गया था। मतलब अब देखिए, जो मैंने पहले बताया नहीं ऋग्वेद में कि उस समय जो सभ्यता का संकेंद्रण था वो कहाँ था, तो जो अभी वर्तमान का पंजाब है और जो पाकिस्तान में जो हमारा पंजाब है वो बेल्ट था, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते उस सभ्यता का विस्तार हुआ, और अब हम धीरे धीरे हिमालय के नीचे उतरने लगे और यमुना गंगा तक जो है हम पहुंच गए। और बाद में तो आप देखेंगे किस तरीके से जो है फिर पूरा उत्तर प्रदेश होते हुए हम गंडक नदी तक पहुंच जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर है। तो फिर अब आते हैं तो उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था को। थोड़ा सा क्लास यदि लंबा हो रहा है तो धैर्य बना के देख लें, क्योंकि एक बार तो आपको पढ़ना ही है और इतना महत्वपूर्ण और आसान तरीके से हम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग बस धैर्य बना के बने रहें और
इसको देखते रहिए। कुछ वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। मतलब कुछ नहीं होगा, ये जो वैदिक काल है, तो वैदिक काल में जो राजा था एक कबीले के क्षेत्र पे ही शासन करता था। तो शासन भी क्या करता था भाई, ना तो उसके पास राजस्व के स्रोत थे, ना तो उसकी कोई नियमित सेना थी, ना तो नियमित आय के स्रोत थे। तो वो एक तरीके से स्वेच्छा के आधार पर ही चीजें होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते अब राजा की स्थिति में परिवर्तन आता है, और अब राजा जो है कबीले से बढ़ करके उसका जो भूभाग एक प्रदेश हो गया। मतलब अब उसमें कई कबीलों का समावेश हुआ। और उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, जिनमें प्रमुख विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहर जबाली, तो इनके बारे में भी आप जानिएगा। और राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में जो है वो प्रकट होता है। आरंभ में पांचाल जो है एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश हो गया। वही एक जो स्टार्टिंग में भाई कैसे मैंने बताया कि जो ग्राम थे, ग्राम से विदत, विदत से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से राज्य, राज्य से साम्राज्य। तो अब वो विकास होता जा रहा है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था, पर कहीं कहीं जो है गण राज्यों के भी उदाहरण मिलते हैं। मतलब यहाँ क्या है, उत्तर वैदिक काल में अब राजतंत्र तो आ ही गया, लेकिन यहाँ मतलब शासन के दो तंत्र मिलते हैं। एक तो राजतंत्रात्मक मिलता है, और कहीं कहीं गणतंत्रात्मक भी मिलता है। जैसे वैशाली के लिच्छवी हैं, मल्ल हैं, तो ये यहाँ सब क्या है, तो यहाँ सब जो वज्र संघ है, ये गणतंत्रात्मक जो है वो स्टेट थे, और इनकी दोनों की अपनी कुछ अलग अलग विशेषताएं थी। हालांकि वर्तमान गणतंत्र से यदि तुलना करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ गणतंत्र तो कहने को था, लेकिन वो आंतरिक जो है उसमें लोकतंत्र का अभाव था। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है, तो मृत लोक का देवता बताया गया है। इतरे ब्राह्मण में ही राज्य की उत्पत्ति एवं राजा की दैवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। मैंने पीछे स्रोत में ही बताया है, और देखिए चीजें रिपीट हो रही। बहुत बार पूछा गया है कि राज्य की उत्पत्ति और राजा की दैवी उत्पत्ति संबंधी विचार कहाँ है, तो इतरे ब्राह्मण। और इतरे किसका ब्राह्मण है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। जो भी गंभीर स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां जो है वो धारण करने लगा था। उत्तर वैदिक काल में नियमित करों की प्रतिष्ठा जो है वो होती है, और वही जो बलि वहां स्वेच्छाचारी था, अब यहाँ राजा चूंकि शक्तिशाली हो रहा है, और चूंकि उसको शासन चलाने के लिए भाई नियमित सेना यदि रख रहा है, बड़े भूभाग पे शासन कर रहा है, तो उसे एक नियमित कर की आवश्यकता होगी, और यहाँ जो है वो व्यवस्था कर दी गई। इतरे ब्राह्मण में वर्णी जो शासन प्रणाली है, तो उसमें जो पश्चिम है वो स्वराज है, और इसको सम्राट कहा जाता है। उत्तर को है वो उसे वैराज्य कहा जाता, तो ये विराट है। दक्षिण का जो साम्राज्य से भोज्य कहा जाता था, और इसका शासक भोज होता था। और मध्य देश में क्या कहा जाता था, तो राज्य कहा जाता था, और इसका शासक जो होता था राजा होता था। नोट कर लीजिए, यहाँ से भी 2-3 बार प्रश्न यही पूछा गया है कि विराट, भोज, स्वराट ये कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में शासन करते थे। जैसे भोज कहाँ शासन करता था, तो भोज जो है दक्षिण में शासन करता था। इसी तरीके से विराट कहाँ था, उत्तर में। स्वराट कहाँ था, पश्चिम में। और मध्य देश में कौन था, तो राजा था। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, तथा समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी, जिसे जन सामान्य की संस्था भी कहते हैं। और समिति की अध्यक्षता राजा स्वयं करता था। अब जो समिति वहां जो है जिसकी अध्यक्षता वहां ईशान करते थे समिति की, और जो राजा पे अंकुश लगाती थी, अब यहाँ स्थिति बदल रही है। अब राजा ही इसकी अध्यक्षता स्वयं करने लगे। मतलब यहाँ राजा की संप्रभुता देखने को मिल रही है। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/6 भाग मिलता था। मतलब जो भी राजा का जो भाग होता था, तो अथर्ववेद के अनुसार जो भी आय हो रहा है उसका 1/6 हिस्सा किसका होता था, तो वो राजा का होता था। और सोचिए राजा क्यों न शक्तिशाली बने, कि भाई सबकी आय का 1/6 भाग राजा ले ले, तो वो तो शक्तिशाली होना ही है, और वो हुआ भी कालांतर में चल करके। ऋग वैदिक काल में बल एक स्वेच्छाकारी कर था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह नियमित कर हो गया। तो अब राजनीतिक संगठन की चीजें हमने बता दी। अब हम आते हैं सामाजिक व्यवस्था को लेकर के। तो उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वो 4
वर्णों में विभक्त था, ये वर्ण होगा ब्राह्मण, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। क्षत्रिय को राजन्य भी कहा जाता है, तो आप जानिए। और इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। मतलब वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल तक आते आते ऋग वैदिक काल से यहाँ क्या है कि जो यज्ञ का विधि विधान था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतलब कर्मकांडी धारा का बहुत विकास हो गया था। और जब यज्ञ का प्रचलन बहुत ज्यादा समाज में बढ़ जाएगा, मतलब लोगों में ये आ जाएगा कि अगर यज्ञ नहीं होगा तो हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर लोग यज्ञ कराएंगे, और जब यज्ञ कराएंगे तो जो कराने वाला होगा उसका महत्व बढ़ेगा। तो यही आकर के देखा जाए तो ब्राह्मणों का भी जो है महत्व सर्वाधिक जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और बाद में इसी पे डेंट लगाने का काम बौद्ध और जैन धर्म ने कहा। और भाई उन लोगों ने तो कह दिया कि जो ये यज्ञ जो कर्मकांड है ये भवसागर को जो है वो पार नहीं करा सकते। यज्ञ जो है बाद में उपनिषदों में भी कह दिया गया कि जो यज्ञ है ये फूटी हुई नौका के समान है। तो ये तो खैर बाद में आएगा। इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया तथा वर्णों में कठोरता आने लगी। वही जो पीछे मैंने बताया कि उस समय भाई ब्राह्मण भी ऋग्वेद में क्या था, बढ़ई का काम कर सकता था और वो उस वर्ण का मान लिया जाता। लेकिन यहाँ क्या है कि आप कम काम कुछ भी करें, लेकिन आप जिस जाति में उत्पन्न हुए हैं आप उसी जाति के अब होके रह गए। और यहाँ जाति व्यवस्था में जो कठोरता की बात है वो उत्तर वैदिक काल में ही दिखाई पड़ती है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। जो वर्तमान में जब आप लोग की शादी विवाह होगी या बहुत लोगों की हो चुकी होगी, तो जिनकी हो चुकी होगी उनको पता होगा कि लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पंडित जी लोग हैं, वो गोत्र पूछते हैं भाई आप किस गोत्र के हैं। और सगोत्रीय विवाह को जो है यही जो है प्रतिबंधित किया गया कि मतलब एक गोत्र के लोग जो है आपस में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि एक गोत्र के पीछे का ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो है एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही वंशज के लोग हैं। तो ऐसे में जो शादी विवाह है, और विज्ञान भी कहता है कि मतलब सगोत्री विवाह वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है, मतलब संततियों के लिए या सभ्यता को डेवलप करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया। मतलब उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, फिर गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा चल पड़ी, मतलब वही गोत्र से बाहर विवाह करना। और वर्तमान में भी इसको देखा जाता है कि भाई और जो हरियाणा या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ऑनर किलिंग की समस्याएं पहले हो जाती थी, ये इसका एक बड़ा कारण यही था कि भाई कोई लड़का लड़की वो सगोत्र में प्रेम कर लिए और परिवार दोनों परिवार इसके खिलाफ हैं, तो ऐसे में ये दुर्घटनाएं हो जाती थी। हालांकि वो तो खैर उसका तो कहीं से भी समर्थन नहीं किया जा सकता, वो तो एकदम वाहियात, बेबुनियाद और अतार्किक चीजें हैं। यदि आप अंकुश नहीं लगा सकते तो और भी कई तरीके हैं, लेकिन अब किसी की जान ही ले लेना वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। इस समय एक समाज में इस समय समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय जो है अभी तक तो नहीं हुआ था इस तरीके से, तो ये भी आप बता सकते हैं। और बृहदारण्यक तथा छांदोग्य उपनिषद में चांडाल को भी यज्ञ के अवशेष पाने का अधिकारी माना जाता था। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी भी अगर देखा जाए तो शूद्रों की स्थिति वैसी नहीं हुई, मतलब शूद्रों को अभी भी अस्पृश्य नहीं माना गया। शूद्रों को अस्पृश्य कब माना गया तो आगे चल करके देखेंगे तो आप उसको सूत्र काल में माना गया। तो अभी तक शूद्रों की स्थिति बनी रही और उन्हें जो है बृहदारण्यक और जो छांदोग्य उपनिषद जो महत्वपूर्ण उपनिषद है वहां क्या है कि चांडाल को भी यज्ञ के अवशेष का जो है वो भाग पाने का अधिकारी माना गया था। उत्तर वैदिक ग्रंथ में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। चौथे आश्रम संन्यास का अभी स्पष्ट स्थापना जो है वो नहीं हुई थी। और अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम जाबोलोपनिषद में 4 आश्रमों का जो है विवरण मिलता है। मतलब जो उत्तर वैदिक काल में जो जैसे तीनों वेद हैं, तो वहां तक अभी तक देखा जाए तो बहुत स्पष्ट जो है ये प्रमाण नहीं मिला है जो 4 आश्रम की व्यवस्था थी। यहाँ तक 3 ही आश्रम की व्यवस्था मिलती है, किसकी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जो सन्यास की अवधारणा है उसका स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? जाबोलोपनिषद में सबसे पहले मिलता है कि यहाँ जो है ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ, वानप्रस्थ है और सन्यास है। इतने ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। और ऋग वैदिक काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। जो स्त्रियां जो है ऋग वैदिक काल में बहुत शानदार स्थिति में थी,
अब धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने का पीछे यही है कि वो उनका आर्थिक आधार से फिर धीरे धीरे कट जाना, क्योंकि जैसे ही एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ, मतलब यहाँ तक आते आते भाई वैदिक काल में ही एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, और यहाँ तक आते आते वो मतलब ज्यादा उसकी भूमिका हुई, और जैसे ही एग्रीकल्चर में सरप्लस उत्पादन हुआ, अधिशेष उत्पादन हुआ, वैसे ही पुरुषों ने कहा कि महिलाएं अब आप घर को देखिए, घर को संभालिए, बच्चों को देखिए, बाहर की चीजें हम करते हैं। और बाहर की चीजें मतलब अर्थव्यवस्था, और जब अर्थव्यवस्था से महिलाएं कटी तो फिर जो है उनकी दुर्गति प्रारंभ हुई। इसीलिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो हम कहेंगे खूब बढ़िया से, खूब परिश्रम से पढ़ लीजिए, आर्थिक रूप से सशक्त रहिएगा, तो आपको कोई अनुचित तरीके से दबा नहीं पाएगा। और अगर कोई गलती आपसे हो रहा है, अगर वहां कोई दबा रहा है, तो वहां तो आपको दब जाना ही चाहिए। या मेल भी है भाई, अगर मेल से भी गलती हो रही है तो गलती स्वीकार करके उसमें सुधार कर लीजिए तो बढ़िया है। लेकिन अनुचित जो शोषण आप लोगों का सदियों से होता आया है, तो वो आप उस शोषण से तभी बच सकती हैं जब आप आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हो जाइए। और वर्तमान में आपके आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के देश दुनिया में जो भी सरकारें हैं, जो भी सोसाइटी है, समाज है, लोग गंभीर हैं, और लोगों को ये लग रहा है कि भाई हम आधी आबादी को बिना सशक्त बनाए जो विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट है या बहुत प्रगतिशीलता को नहीं पा सकते। तो एक अच्छा अवसर है, इसका आप लोग लाभ उठा करके खूब आर्थिक रूप से सशक्त होइए, और आपको तो और ज्यादा सशक्त होने की जरूरत है। सतपथ ब्राह्मण से विदेह माधव, ये विदेह नहीं विदेह है, विदेह माधव की कथा का विदेह माधव की कथा का वर्णन मिलता है, जिसने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण कर आर्य संस्कृत का सरस्वती क्षेत्र में से पूर्व दिशा में सदानीरा गंडक तक विस्तार किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट और पीसीएस में पूछा गया फैक्ट है। देखिए जो विदेह माधव थे, तो ये जो कथा मिलती सत्य ब्राह्मण में, तो एक ऋषि थे, वो अपने मुंह में जो है अग्नि को धारण किए हुए थे, और हवन करते समय जैसे ही उन्होंने घृत का उच्चारण किया, तो ऐसे में अग्नि जो है उनके मुंह से निकली, और फिर वो सारे नदी नालों तालाबों झीलों को जलाते हुए वो कहाँ पहुंच गई, गंडक नदी तक पहुंच गई। मतलब जो आर्यों का विस्तार सप्त संधो प्रदेश तक था, अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये लोग, सतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया कि ये लोग आते आते अब पूरे उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के जो पूर्वी सीमा है वहां तक, सारी पश्चिमी सीमा तक लोग पहुंच गए। सतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी आदि। देखिए जो गार्गी है, मैत्रेयी है, ये सब मतलब उत्तर वैदिक काल से संबंधित विदुषी महिलाएं हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया। इस काल में स्त्रियों को सभा में जो प्रवेश था वो भी वर्जित हो गया। तो यहाँ देख रहे होंगे कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है। अब थोड़ा सा हम आर्थिक जीवन को देखते हैं। तो कृषि इस काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, मतलब उत्तर वैदिक काल में। सतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं, मतलब जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई का उल्लेख हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, जुताई, जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, तो सतपथ ब्राह्मण में हुआ है। और काठक संहिता जो है, इसमें 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। मतलब काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। इसी तरीके से व्रीहि, जौ, माड़, मूंग, गोधुम, मसूर आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। मतलब ये सब जो फसलें हैं उत्तर वैदिक काल में इनका जो है प्रोडक्शन होने लगा था। मतलब किसका, तो व्रीहि माने धान, यौ माने जौ, उड़द, मूंग, गेहूं, मसूर आदि। ऋग्वैदिक लोग जौ या यौ पैदा करते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में उनकी मुख्य फसल धान और गेहूं हो गए। अगर ऋग वैदिक काल की जो फसल, मुख्य फसल थी वो जौ थी, उत्तर वैदिक काल तक ये मुख्य फसल क्या हो गई, धान और गेहूं हो गई। तो ये भी आप परिवर्तन देख रहे होंगे। और अथर्ववेद के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वैन्य को हल और कृषि को जन्म दिया। मतलब हल और जो कृषि में जो हल की व्यवस्था लाई गई वो किसके द्वारा लाई गई, तो वो पृथ्वीवैन्य के द्वारा लाई गई थी। और ये पूछा हुआ फैक्ट है कि हल की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में,
तो वो पृथु वैन्य के द्वारा की गई थी। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द का जो है उल्लेख हुआ है, और ऋण जो देता है उसे कुसीदन कहा जाता है। निष्क, शतमान, पाद और औषधल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो निष्क था, शतमान था, पाद था और औषधल, ये माप की इकाइयां थी। निष्क जो ऋग वैदिक काल में एक आभूषण था, अब एक मुद्रा माने जाने लगा। ऋग वैदिक काल में मैंने पीछे बताया, जो निष्क था वो गले के एक हार टाइप में होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये मुद्रा में तब्दील हो गया, मतलब सोने की मुद्रा हो गई। प्राचीन काल की बाट पद्धति में रत्तिका का, वेरी इंपॉर्टेंट है, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और यह बाट की शायद सबसे छोटी इकाई, मतलब रत्तिका। और रत्ती तो वैसे भी सबसे छोटी होती है, मतलब आप लोग जो स्टोन वाला जो रिंग पहनते हैं, अब हमारा तो ये कैरेट वाला है, लेकिन जो स्टोन वाला आप लोग जो रिंग पहनते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें कि भाई कितने रत्ती का आपने पहना, तो वो छोटी इकाई होती है। फिर अब आते हैं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। तो ऋग वैदिक काल के दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का अब पहले जैसा महत्व नहीं रहा है। मतलब ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण इंद्र थे, अग्नि था, और इनका उल्लेख कितनी बार हुआ? ऋग्वेद में तो इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है, अग्नि का 200 बार हुआ है, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये महत्व खो देते हैं, और इनके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, इनका महत्व बढ़ जाता है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण देवता फिर आकर के यहाँ प्रजापति हो जाते हैं, रुद्र शिव हो जाते हैं। पशुओं के देवता रुद्र इस काल में एक महत्वपूर्ण देवता बन गए, और उत्तर वैदिक काल में इनकी पूजा शिव के रूप में होने लगी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब प्रजापति मतलब ब्रह्मा जिसको कहा जाता है, शिव, अब ये सब जो है महत्वपूर्ण देवता बन गए। और जो वर्तमान में हम लोग देख भी रहे हैं कि भाई वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है हिंदू धर्म में? शिव भगवान, विष्णु भगवान है, फिर ब्रह्मा जी हैं। और इंद्र भगवान की तो वो स्थिति है कि उनको तो सबसे लालची देवता के रूप में घोषित कर दिया गया है कि कोई भी तपस्या करेगा, कुछ होगा, तो इंद्र को सबसे पहले डर लग जाएगा कि हमारा इंद्रासन ना चला जाए, जो हमारा सिंहासन है, जो हमारा स्वर्ग है, स्वर्ग के अधिपति इंद्र ही हैं। तो उनको लगता है कि कोई भी तपस्या करेगा। और आजकल जो पौराणिक जो कथाएं हैं या जो सीरियल्स बन रहे हैं उसमें भी इंद्र को लोभी लालची ही दिखाया गया है। मतलब उनसे ये उनको हमेशा डर ही लगा रहता है, तो वो हमेशा भागते रहते हैं कि भाई हमारी जो चीजें हैं वो सुरक्षित रहें। उसी जगह आप देखेंगे शिव जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी को मतलब बहुत ज्यादा महिमा प्रदान हो गई है। लेकिन एक समय था ऋग्वेद में कि सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र ही थे। फिर ये हो गया। अब उत्तर वैदिक काल में भी थोड़ा सा हम स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और बार बार पूछे गए हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में हल ही जुताई से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। हल की जुताई से, यहाँ हल की होगा। और शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नियों का विवरण मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 12 प्रकार की रत्नियों के बारे में जो मैंने चर्चा करी, तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उसका उल्लेख जो है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और बेसिकली जो रत्नी थे वो ऋग्वेद में महत्वपूर्ण स्थान थे, क्योंकि उस समय राजा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, और उन्हें रत्नियों के माध्यम से संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने होते। तो जो मैंने पीछे बताया है, श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है, जिसमें उनका शिव के रूप में वर्णन है। मतलब जो श्वेताश्वर उपनिषद है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो किस देवता से संबंधित है? तो वो रुद्र देवता मतलब शिव भगवान से संबंधित कौन सा उपनिषद है? श्वेताश्वर उपनिषद है। याज्ञवल्क गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी तथा वैदिक ऋचाओं की रचयिता थी, इसके बारे में मैंने बताया ही। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से आया है? तो अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, माँ मृत्यम गमय करके है। तो ये ऋग्वेद का ध्येय वाक्य, मतलब ऋग्वेद से ये चीजें आई हैं। इसी तरीके से पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ आया है? तो पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। हालांकि पुनर्जन्म के प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं? कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जो मृतक होते थे उनके साथ इच्छित वस्तुओं को दफनाने की जो प्रथा थी, वो कहीं न कहीं पुनर्जन्म का ही वो संकेत देती है। तो यदि आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा, देख लीजिए, तभी आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वाजस्नेयी संहिता में मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीनों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, तथा चारों वर्णों का जबालोपनिषद में।
मतलब छांदोग उपनिषद में तीन वर्ण की बात होती है और चारों वर्णों का जो उल्लेख मिलता है सबसे पहले वो छांदोग उपनिषद में मिलता है। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में है, मैंने पीछे ही बताया है। सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक लौह पुंज अतरंजी खेड़ा से मिला है, मतलब लोहे के विशाल भंडार कहाँ से मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। और इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई थी, उत्तर वैदिक काल में, एकदम सही है। निष्क जो है सोने का सिक्का था। शतमान क्या था, तो शतमान जो है चांदी का सिक्का था। और पाद और कृष्णल जो मैंने पीछे बताया, आदि जो है माप की भिन्न भिन्न इकाइयां था। तो निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल ये सब माप की ही इकाइयां थी। और यम, नचिकेता और उनके बीच 3 वर प्राप्त करने की कहानी कहाँ है, तो कठोपनिषद में है। आरुड़ी, उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद कहाँ है, तो छांदोग्य उपनिषद में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आरुड़ी, उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य जो संवाद की चीजें हैं वो छांदोग्य उपनिषद में मिली है। और विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। मतलब वही है, आज भी विष्णु को पालनकर्ता के ही रूप में हम पूछते हैं। पूषण जो है शूद्रों के देवता थे। और ऋग्वैदिक काल में यह जो थे पशुओं के देवता थे, पीछे मैंने बताया ही है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को क्या है, पंचम वेद कहा गया है। मतलब पंचम वेद किसे कहा गया है, इतिहास पुराण को कहा गया, और किस उपनिषद में कहा गया, तो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। उपनिषद में सबसे छोटा कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद है, ये सबसे छोटा है। जबकि सबसे बड़ा कौन सा है, तो बृहदारण्यक है। तो बृह से याद कर लीजिएगा, बृहद है तो वही सबसे बड़ा। और जो मांडुक्य उपनिषद है, देखिए मुंडकोप और मांडुक्य में कंफ्यूज मत होइएगा, मुंडकोप अलग है, मांडुक्य अलग है। तो मांडुक्य जो है सबसे छोटा है। भक्ति का प्रथम बार उल्लेख कहाँ हुआ, तो श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। और अभी मैंने बताया कि श्वेताश्वर उपनिषद किस देवता से संबंधित है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। रिसेंटली मैंने बताया है। अथर्ववेद इकलौता वेद है जिसका अपना कोई आरण्यक या ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो ये उत्तर वैदिक कालीन से महत्वपूर्ण तथ्य है। और ये जो क्लास आज हमारी रही, तो यहाँ ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल को मैंने विस्तृत तरीके से कराया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आयोग इससे बाहर यार क्या पूछेगा, सब फैक्ट सारी चीजें तो मैंने दे ही दी है। तो विश्वास करिए, इसको आप कायदे से करिए और निरंतर बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाइए। और फिर जो है ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, आप लोग जो है यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम है, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। और जो हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ भी एक समय के बाद यही मिलता है। सबसे ज्यादा डिमांड आप लोग की रहती है, एक सर जो पढ़ा रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ तो आपको कुछ समय के बाद मिल ही जाएगा। और 2 हमारे लिंक्स हैं, एक तो समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों आपसे संबंधित महत्वपूर्ण चैनल है और आप ही के चैनल है, और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट जरूर करें। और लास्ट में यदि आपको हमसे बात करनी हो, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो या कोई सुझाव आप देना चाहते हो, तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।